मेरी सास के बेटे रात होते ही माँ के कमरे में चले जाते। थोड़ी देर बाद कमरे से चीखों की आवाज़ें आती। रात जानने के लिए मैंने छुप कर देखा तो मेरा नाम मानवी है। हम दो बहनें और हमारा एक भाई था। काफ़ी सालों से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे गाल पर एक निशान था। जो भी मुझे देखने आता वो मेरे इस निशान की वजह से मेरे रिश्ते से इनकार करके चला जाता था। लेकिन अब मेरे माता पिता ने फैसला किया कि वो मेरी छोटी बहन की शादी कर देंगे क्योंकि मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी और मेरी छोटी बहन ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसके रिश्ते आते रहते थे। मेरे माता पिता को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो बड़ी बेटी के रिश्ते के चक्कर में छोटी बेटी की शादी की उम्र निकल जाए। मैंने भी अपने माता पिता को यही कहा था कि आप मेरे बारे में ना सोचें, जब मेरी किस्मत में मेरी शादी होगी तब हो जाएगी। अब आप मेरी छोटी बहन सुहानी के लिए रिश्ता तलाश कर लें और जल्द से जल्द उसकी शादी कर दें। मेरे माता पिता ने ऐसा ही किया। मेरी छोटी बहन सुहानी के लिए आज बहुत ही अच्छा और अमीर परिवार से रिश्ता आया था। लड़के वाले भी काफ़ी अमीर लोग थे। उनके 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे बेटे के लिए रिश्ता आया था। बाकी के 3 बड़े बेटे पहले से ही शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी माँ भी रहती थी, जबकि पिता का देहांत हो चुका था। मेरी बहन सुहानी ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन वो बहुत परेशान रहने लगी थी और हमेशा खोई खोई सी रहती थी। मेरी फैमिली में रिश्ते से इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्योंकि लड़के वाले बहुत अच्छे थे और उनके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसलिए रिश्ते के लिए इनकार नहीं हो सकता था। अगर वो इनकार करती तब भी मेरे पापा मेरी बहन की शादी कहीं और करवा देते क्योंकि पहले से ही मेरे रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि अब छोटी बहन के रिश्ते में भी रुकावट आ जाए, लेकिन अब सुहानी ज़रूर से ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी, मुझे अपने परिवार की सबसे ज़्यादा फिक्र लगी रहती थी। मैंने अपनी बहन से बार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे अपने परेशान होने की कोई भी वजह नहीं बताई। देखते ही देखते शादी का दिन भी करीब आ गया था। शादी वाले दिन जब मैं अपनी बहन के कमरे में गई उसे जगाने के लिए कि आज उसकी शादी है, आज तो वो कम से कम जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई थी कि बिस्तर पर तो कोई भी मौजूद नहीं था, बल्कि पूरे कमरे में मुझे सुहानी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बेड पर ब्लैंकेट के अंदर तकियों को इस तरह रखा था जैसे हम समझे कि यहाँ पर सुहानी लेटी हुई है और सो रही है। इसका मतलब वो रात के टाइम ही घर से भाग गई थी। शादी की सारी तैयारियाँ पूरी तरह से हो चुकी थी और आज मेरी बहन की बारात आने वाली थी। लड़के वालों का फ़ोन आया था कि वो लोग शाम के टाइम तक बारात लेकर हमारे घर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो दुल्हन ही गायब हो गई थी। मेरे पापा की सारे मोहल्ले में बहुत इज्जत थी क्योंकि हमारी फैमिली बहुत शरीफ थी। मेरे पापा को भगवान ने 2 बेटियां दी थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों को बेटे से कम नहीं समझा था। जैसा बिहेवियर हमारे छोटे भाई के साथ होता था वैसे ही हम दोनों बहनों के साथ भी किया जाता था। हम दोनों बहनों ने हमेशा अपने पिता की इज्जत रखी थी, लेकिन आज ना जाने मेरी बहन को क्या हो गया था और क्या सोचकर वो हमारे घर से भाग गई थी। वो हमारे लिए एक मैसेज छोड़ कर गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने पसंद के लड़के के साथ जा रही हैं। मेरे माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो लोग तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। फिलहाल मुझे अपने माता पिता की इज्जत रखनी थी, इसलिए मैं उनके कहने पर दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ ने लड़के की माँ को बुलाया। मेरी माँ ने उनको रो रो कर सारी बात बताई और उनके पैरों में गिर गई। कहने लगी कि हमें माफ़ कर दो, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रख लो,
हमारी बड़ी बेटी से अपने बेटे की शादी कर दो, प्लीज़ मान जाओ। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी माँ रो रो कर उनको ये बात बता रही थी। मेरी बहन की सास बहुत ही शरीफ औरत थी। वो लोगों की इज्जत का बहुत ख्याल करती थी और हमेशा भजन कीर्तन में जाया करती थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि आप फिक्र मत करो, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप फिक्र मत करो, हम आपकी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बना लेंगे और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दूंगी। उन्होंने उसी टाइम अपने बेटे को मंडप से उठाकर साइड में ले जाकर सारी बात समझा दी। फिलहाल जैसे तैसे मेरी शादी हो गई थी और मेरे माँ बाप की इज्जत बच गई थी और जल्दी जल्दी मेरी विदाई भी कर दी गई ताकि ज़्यादा देर ना लगे और लोगों को बातें करने का मौका ना मिले। मेरे माता पिता ने उनका बहुत सम्मान किया कि उन लोगों ने हमारी इज्जत रख ली थी। मेरे पापा ने कहा कि हमारी बेटी आपका हमेशा ख्याल रखेगी। मैंने भी वादा किया था कि जिस औरत ने मेरे परिवार की इज्जत बचाई है मैं हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव करूँगी। हालात जैसे भी हों अपनी ससुराल में निभाकर ही रहूँगी। मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। मैं अपनी सास के सबसे छोटे बेटे की पत्नी बन गई थी और मेरी सास अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार किया करती थी। उन्होंने कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी तीनों बड़ी बहुएं बहुत अजीब हैं। मैं उनको पसंद करके लाई थी उनकी खूबसूरती देखकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमेशा खूबसूरती ही काम नहीं आती। शादी होने के बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तुम अपनी जेठानियों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। ये तुम्हारा अपना घर है और तुम इस घर को हमेशा अपना समझना। मैं भी बहुत परेशान थी, अपने माता पिता के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। न जाने मेरी बहन किस हाल में होगी और उसने अपने इतने ज़्यादा प्यार करने वाले माता पिता की इज्जत को किस तरह से मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद से ही भाग गई है और मुझे आग में झोंक गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे ससुराल को लात मार के चली गई थी, चाहे वो किसी बड़े बंगले में भी गई हो। लेकिन यह बात उस लड़के के परिवार वाले कभी नहीं भूलेंगे कि वो उस घर में भाग कर गई है। कल को अगर भगवान ने उसे बेटी दे दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी और उसने तुम्हारे पिता से लव मैरिज की थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियाँ इस बारे में सोचती ही नहीं। इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता कि माता पिता हमारे लिए जो फैसला करते हैं वो फैसला बहुत बेहतर होता है। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। कहते हैं कि जिसके दिल में भगवान बसते हैं वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो भगवान को भूलकर बैठा होता है। मेरी सास सारा दिन भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रहती थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। वो मंदिर भी जाया करती थी। घर के मामले में ज़्यादा नहीं बोलती थी क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में बिजी रहती थी। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं। वो अपने घर की बड़ी थी लेकिन उनको कोई भी बड़ों वाली इज्जत नहीं देता था। घर का कोई भी काम उनसे पूछकर नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बहुत बदतमीजी करते रहते थे। मेरी सास ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी। कोई भी बेटा उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था और ना ही उनको डॉक्टर के पास लेकर जाता था। लेकिन आज मैंने घर में पूरियाँ बनाई थी। मैंने अपनी सास को कहा कि आपके लिए तला हुआ खाना अच्छा नहीं है, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बना है वही खा लूँगी। पूरियाँ ना खाने से मेरा बीपी कंट्रोल थोड़ा हो जाएगा। मुझे सब पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, मैं अलग से आपके लिए खाने का कुछ बना देती हूँ, आप फिक्र मत करो।
दूसरा खाना बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और मैंने अपनी सास के लिए खाना बना दिया तो मुझे थोड़ी देर हो गई थी। मेरा पति भी घर आ चुका था और वो कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे नहीं गई, जबकि उसने मुझसे कहा जैसे ही मैं घर में आ जाऊं तो तुम भी कमरे में आ जाया करो। मैंने कहा मैं आपकी माँ के लिए ही खाना बना रही थी, आपको इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। मेरे पति ने उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि पिछले 1 घंटे से मैं घर पर आया हुआ हूँ, तुम मुझसे पानी के लिए भी नहीं पूछ सकती, तुम्हें कम से कम मेरा ख्याल तो रखना चाहिए। चलो मेरे लिए जाकर खाना लाओ। मैंने कहा मैं तो आपकी माँ की सेवा कर रही थी, कुछ गलत नहीं कर रही थी, आपको तो इस बात से खुश होना चाहिए। मेरे पति ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं मेरी माँ की सेवा करने की, घर में 3 बहुएं हैं, उनमें से एक भी माँ की सेवा नहीं करती। अगर ये जिम्मेदारी तुम अपने सर लोगी तो फिर तुम्हें ही हमेशा सब कुछ करना पड़ेगा। तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं रहूँगा। मैं हैरान थी अपने पति की बातें सुनकर। आखिरकार मेरी बूढ़ी सास की भी तो किसी को सेवा करनी चाहिए। मेरे पति ने कहा कि तुम मेरी माँ को छोड़ो, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, उनके पास बहुत पैसा था। मुझे इस बात पर अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की सेवा करती थी, क्योंकि मैं ये बात नहीं भूल सकती थी कि एक दिन उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अगर उस टाइम वो इनकार कर देती और सब लोगों के सामने हंगामा मचा देती तो हमारी इज्जत सब के सामने बर्बाद हो जाती। मेरी ससुराल दूसरे शहर की थी, इसलिए हमारे रिश्तेदारों या आस पड़ोस के लोगों को मेरी बहन के बारे में पता ही नहीं चला था, और ये भी नहीं पता था कि अपनी बहन की जगह विदा होकर मैं आ गई हूँ। वो यही समझ रहे थे कि मेरी बहन विदा हो गई और मैं अपनी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर चली गई। मेरे माता पिता ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से भी कह दिया था कि मेरी बहन अपने पति के साथ उसकी नौकरी की वजह से विदेश में शिफ्ट हो गई और मैं दूसरे शहर में बहुत अच्छी पोस्टिंग पर जॉब पर लग गई हूँ और परमानेंट अपनी जॉब पर ही रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी और इसलिए मेरी जॉब भी अच्छी जगह लग गई है। मेरे माता पिता अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलते रहे थे, क्योंकि ज़माना तो वजह मांगता है, क्योंकि लोगों को तो जवाब देना ही पड़ता है। गर्मियों का मौसम आ रहा था और मेरी सास ने सबके कमरे में एसी लगवा दिए थे और सबको शॉपिंग करने के लिए पैसे भी दिए थे। लेकिन जब मेरी सास ने मुझे पैसे दिए तो मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी जेठानी ने कहा फिर तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मुझे दे दो, क्योंकि हमारी शादी को तो बहुत टाइम हो गया और हमारे पास इतने ज़्यादा कपड़े पहनने के लिए नहीं हैं जितने तुम्हारे पास हैं। ये बात कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेरी सास ने मेरी जेठानी से कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मानवी के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वो मुझसे ले लेगी, मैं इन पैसों को अपने पास रख लेती हूँ। इस बात पर मेरी जेठानी ने कहा कि आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं वो सेब भी है या नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। मेरी तीनों जेठानियाँ मेरी सास को किसी न किसी बात पर ताने मारती रहती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आप क्यों इन सब लोगों की बातें सुनती रहती हो, आप इस घर की बड़ी हो और इन लोगों को जवाब क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा मुझे जवाब देने की आदत नहीं, मैं सब कुछ खामोशी से सहन करती रहती हूँ। इन सब की खुशकिस्मती समझो या मेरी बदकिस्मती कि तुम्हारा ससुर उनकी शादियों से पहले ही इस दुनिया से चला गया, नहीं तो आज इन लोगों की मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं होती और तुम्हारे ससुर इन लोगों को अच्छी तरह से ठीक कर देते। वो तो बहुत ही ज़्यादा कड़क इंसान थे, बस वो इस दुनिया से जल्दी चले गए। सारी ज़िंदगी उन्होंने पैसे कमाए और जब घर बैठने का वक्त आया तो सुख नहीं उठा सके, तभी तो ये बच्चे इस कदर बिगड़े हुए हैं और आज मेरी बात भी नहीं सुनते। इसलिए मैं इनके मैटर में कभी नहीं बोलती। लेकिन एक बात ज़रूर थी, मेरी तीनों जेठानियों के पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी मेरी शादी से काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी। मैं अपने पति से छुपकर अपनी सास की सेवा करती थी और उनके कमरे में उनसे बातें करने के लिए भी जाया करती थी कि कहीं मेरे पति को पता ना चल जाए।
लेकिन एक दिन वो अचानक घर पर आ गए। तब मैं अपनी सास के कमरे में मौजूद थी और उनके पैर दबा रही थी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम फ़ौरन अपने कमरे में चली जाओ, वरना तुम्हारा पति आते ही तुम्हें बुरी तरह से डांटेगा। मैं सोच रही थी डांट तो मुझे ज़रूर पड़ेगी। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति ने कहा कि जितनी चालाक तुम हो उतनी चालाक तुम लगती नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो मेरे पति ने कहा कि तुम मेरी माँ की सेवा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें भी पता चल गया है कि सारी संपत्ति मेरी माँ के ही नाम है और वो जल्द ही अपनी वसीयत लिखने जा रही हैं। इस बात पर मैंने अपने पति से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं उनकी सेवा सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरे पति ने कहा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इस बात पर मैंने राहत की सांस ली कि चलो, मेरे पति ने कोई तो अच्छी बात कही थी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा पति इस बात को मानता है। मुझे लगा हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा। मेरी बहन की ना तो कोई कॉल आई थी और ना ही उसके बारे में हमें कोई खबर मिली थी और उसने हमसे बात करने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। यही सब सोच सोच कर मुझे रोना आ गया था। वो ऐसी गई थी कि दोबारा पलटकर वापस ही नहीं आई। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ तक कि मेरे पति की आंख भी खुल गई थी। उन्होंने कहा कि ये सब तो यहाँ पर रोज़ का काम है। अगले दिन चारों भाई बैठे थे और मुझे सब लोगों के लिए जूस बनाने के लिए कहा गया था। मैं सब लोगों के लिए जूस लेकर आ गई थी। मैंने सुना कि वो सब लोग वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। रात के टाइम पर वो लोग मेरी सास के कमरे में चले गए थे और उनसे किसी बात पर बुरी तरह से बहस कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो लोग अपनी माँ को मार देंगे। मेरी सास ने कहा कि मैं मर तो नहीं रही जो तुम लोगों को वसीयत लिखवाने की इतनी जल्दी आ रही है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। मेरे तीनों जेठ और उनकी पत्नियों का मेरी सास से यही कहना था कि अपने जीते जी आप हमें हमारा हिस्सा लिखकर दे दो, नहीं तो बाद में बहुत परेशानियां होंगी। फिर अभी तो आपके साइन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में सब भाई आपस में बुरी तरह से लड़ेंगे और बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अगर हमारे पिता जिंदा होते तो अब तक वो ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा पिताजी होते तो तुम सब लोगों के मुंह पर थप्पड़ मार देते कि तुम लोगों की माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। मैं सारा घर चला रही हूँ, तुम लोगों के अच्छे बुरे सारे खर्चे उठाती हूँ। घर में राशन भी मेरे पैसों से ही आता है। तुम लोगों ने कभी घर में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। हर वक्त तुम लोग अपनी फैमिली पर ही खर्च करते हो। कभी किसी ने मेरा भी ख्याल नहीं किया और मैं हूँ कि हमेशा तुम लोगों का ही ख्याल करती हूँ। फिर भी तुम लोग आज मेरे सामने खड़े होकर मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। पहले तो 30-40 हज़ार में घर का खर्च चलता था, अब तो लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करने पर भी घर का खर्चा नहीं चलता। मेरी सास बहुत पढ़ी लिखी औरत थी, वो अच्छी सोच रखती थी और उन्होंने अपने बेटों से सीधी बात कर दी। उनकी बात सुनकर उनके बेटे खामोश हो गए थे। मैं इस मैटर में बोलने लगी तो मेरे पति ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरे पति कहने लगे भाभीयों को देखो, हर बात में अपने पति का साथ देती हैं और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर रह गई हो। ऐसा लगता है शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा समझदार होगी। तुमसे शादी करने से अच्छा था कि मैं तुम्हारी बहन से ही शादी कर लेता। हम दोनों पति पत्नी इसी बात को लेकर खूब बहस कर रहे थे और बस ये छोटी सी लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी। उन लोगों ने ज़बरदस्ती अपनी माँ की इंसल्ट करना शुरू कर दिया था ताकि वो तंग आकर खुद ही अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम पर कर दें। घर में हर रोज़ लड़ाई झगड़े होने लगे थे। मेरी सास ने कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक ऐसा नहीं होगा। मैं अपने जीते जी तुम लोगों के नाम कुछ भी नहीं करूंगी। घर में बड़ी परेशानी वाला माहौल हो गया था। मैं भी परेशान रहने लगी थी और मेरी सास भी परेशान थी। मेरी सास ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने बेटे को कुछ ना दूं
क्योंकि ये लोग किसी चीज़ के भी काबिल नहीं थे। मेरी सास ने अपने बेटों से कहा कि मेरे पति ने यह सब कुछ बनाया है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफ़ी है। इसी में तुम लोगों को खुश हो जाना चाहिए। मेरी सास ने अपने बेटों से यहाँ तक भी कह दिया था कि दिल तो करता है कि मैं अपनी सारी जायदाद गरीबों को दान कर दूं और सुकून से मर जाऊं। मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि इंसान अपनी औलाद के लिए कितनी परेशानियां झेलता है और अपने बच्चों को कितनी तकलीफ़ से पैदा करता है। इसके बाद भी वो तकलीफ़ उठाता है, जब तक जिंदा रहता है बच्चों के बारे में सोचता रहता है। मेरी सास ने कहा, मैं 4 बेटों की माँ हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा एक भी बेटा ऐसा नहीं है जिसने कभी मेरा ख्याल किया हो। उधर मेरी सास के बेटों ने प्लान बना लिया था कि प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लेते हैं और इस पर माँ के साइन के बजाय उनका अंगूठा लगवा लेते हैं। वो लोग धोखाधड़ी से ये काम करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि उनकी माँ को पता भी नहीं चलेगा, ज़बरदस्ती अंगूठा ले लेंगे। लेकिन यह बात मेरी सास ने सुन ली थी और अपने बेटों की बहुत सारी बातें भी सुनी थी। यहाँ तक कि वो रो रो कर बेहोश हो गई थी। उन्हें अपने बेटों से इतनी भी ज़्यादा बुरी उम्मीद नहीं थी। उनके बेटे हद से ज़्यादा गिर गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे इस हद तक गिर गए हैं कि अब उन्होंने हद ही पार कर दी। उनकी पत्नियां दिन रात अपने पतियों के दिमाग खराब करती रहती हैं और मेरा पति भी अपनी भाभी की ही बात सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी बहू के साथ कोई बदतमीजी या बुरा सलूक नहीं किया था, कभी उनसे बदतमीजी से बात तक नहीं की थी। फिर भी वो सब उनकी दुश्मन बनी हुई थी। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। सब लोगों ने अपनी हद पार कर दी थी। आज चारों बेटों ने अपनी माँ पर हाथ तक उठा लिया था। ये देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं उनकी तबीयत का पता करने के लिए गई। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने सोचा शायद वो बहुत परेशान हैं। मैंने उनको तंग करना ठीक नहीं समझा था। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। जब से मेरी सास को पता चला था कि उनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। मेरी सास मेरे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि उनके अपने बच्चे ही उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। एक दिन मेरे पति ने कहा कि मेरी माँ तुम पर बहुत भरोसा करती है। हमारे हाथ से तो कभी वो एक गिलास पानी लेकर भी नहीं पीती। तुम उनको चाय में मिलाकर बेहोशी की दवाई दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा लें। मैंने कहा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरी सास मेरी माँ समान है और मैं अपनी सास के साथ गलत नहीं कर सकती। मेरे पति ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी आएगी वो तुम्हें ही मिलेगी। तुम मेरी भाभीयों की तरफ देखो, वो कितनी समझदार हैं। एक मेरी ही किस्मत फूट गई है जो मैंने तुमसे शादी कर ली और तुम मुझे मिल गई हो। बस करो ये दिखावा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सास हैं और सास बहू में कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे पति ने मुझे पहले बहुत प्यार से समझाया। मैंने साफ इनकार कर दिया था। फिर उसने मुझे काफ़ी सारी बातें सुनाना शुरू कर दी और मुझसे खूब लड़ाई झगड़ा करने लगे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैंने कहा तुम जैसे इंसान के साथ मैं रहना भी नहीं चाहती। इससे अच्छा है कि तुम मुझे तलाक ही दे दो। जो इंसान अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है, कल को वो अपनी पत्नी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी सास ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ का निशान देख लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है। मैंने कहा मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई। मेरी सास कहने लगी कि बेटी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे पता है कि तुम गिरी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है। मैं सच कह रही हूँ ना, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब साफ साफ बता दो क्या बात है। मैंने उनको सच बात तो नहीं बताई थी, क्योंकि मैं उनको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वो सारी बात समझ रही थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई थी और वो रोने लगी थी।
इसी तरह से दिन गुजरते चले जा रहे थे। एक दिन ना जाने क्या हुआ, मुझे रात को टाइम से पहले ही नींद आ गई थी, लेकिन लगभग रात के 2 बजे अचानक मेरी सास के चिल्लाने की आवाज़ आने पर मेरी आँख खुल गई। मैं उनके कमरे की तरफ भागी। जैसे ही मैं अपनी सास के कमरे में गई, मैंने देखा मेरी सास के चारों बेटे और उनकी पत्नियां वहीं पर खड़ी हुई थी। मैं हैरान थी कि अब ना जाने क्या हो रहा है। सामने का नज़ारा देखा तो मैं समझ गई थी और ये देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मुझे रह रह कर रोना आ रहा था और मैं बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि वो सब लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लिए थे और अपनी माँ के हाथ तोड़कर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। सुबह के 6 बज गए थे। मेरी सास घर में नहीं थी। घर के आंगन में उनके घसीटने के निशान फर्श पर साफ दिखाई दे रहे थे। चारों भाइयों ने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया था और वो सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उनके हाथ में प्रॉपर्टी के कागज आ गए थे। जब मैंने उन लोगों से कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, भगवान कभी आप लोगों को माफ़ नहीं करेगा। ये सुनकर मेरे बड़े जेठ ने मेरे पति को कहा कि अब तुम्हारे पास बहुत दौलत आ गई है, इसलिए इस जैसी तुम्हें कई लड़कियां मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ कि अब इसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दो, नहीं तो कल को ये बात ये सबको बता देगी और हम लोग फंस जाएंगे। मैं उन लोगों से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इस टाइम मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि ना जाने मेरी सास कहाँ है। मैं जाकर अपनी सास की मदद करूं, जिनके साथ इन सब लोगों ने बहुत बुरा किया था। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से बाहर फेंक दिया था। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकलकर जाने लगी थी। जाने से पहले मैंने सब लोगों से इतना ज़रूर कहा था कि तुम लोगों ने जो पाप अपनी माँ के साथ किया है, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। एक माँ की बद्दुआ तुम लोगों को जीने नहीं देगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स आ गए हैं। हमें सज़ा नहीं मिल सकती, बल्कि हमारे तो अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे पति ने कहा, आज के बाद यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तलाक के पेपर्स तुम्हारे घर भिजवा दूंगा और तुम्हारे परिवार वालों को बदनाम कर दूंगा। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं फ़ौरन उस घर से बाहर निकलकर आ गई थी और अपनी सास को तलाश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने घर के बाहर कदम रखा, मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया, क्योंकि हमारे घर में अचानक ही ब्लास्ट हो गया था। शायद हमारे घर में सिलेंडर फट गया था। घर में बुरी तरह से आग लग गई थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था। घर बुरी तरह से जलकर राख हो गया था। मैंने इतनी खतरनाक आग पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि मैं काफ़ी दूर चली गई थी। थोड़ी देर के बाद इतना ज़ोरदार धमाका हमारे घर पर हुआ था कि मैंने अपने कानों को बंद कर लिया था। इस हादसे की वजह से बहुत सारे घरों पर भी असर हुआ था, लेकिन मेरी ससुराल का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं हैरान रह गई थी। उसके बाद मेरी नज़र आसमान की तरफ चली गई थी कि क्या ये उन लोगों को सज़ा मिली थी, क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी ज़िंदगी लिखी हुई थी। तभी तो मैं फ़ौरन ही उस घर से बाहर निकल कर आई थी। मैंने अपनी सास को तलाश कर लिया था और उनको अस्पताल में एडमिट करवा दिया था और उनका ट्रीटमेंट करवाया। कुछ दिन बाद मेरी सास का हाथ भी ठीक हो गया था और उनको पता चल गया कि उनके तीनों बड़े बेटे इस दुनिया से जा चुके हैं और तीनों बहुएं भी इस तरह से जल गई थी कि वो भी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा, जो मेरा पति था, उसकी हालत अभी सीरियस थी और वो अस्पताल में एडमिट था। वो जिंदा तो था, मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये खबर मैंने अपनी सास को बताई तो वो खामोश हो गई थी। ऐसा लगता था कि वो कोमा में चली गई थी या उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई थी कि इलाज के दौरान मेरा पति भी इस दुनिया से चला गया था। अब हम सास बहू अकेले ही बचे थे। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद मेरी सास बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरे पति की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी,
इस वजह से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए थे। मैं अपनी सास के पास उनके दूसरे घर में रहती हूँ, जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। मैं अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अब मैं जॉब करती हूँ और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरी सास मेरा अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखती है। उनके बेटों ने तो लालच की हद ही पार कर दी थी, लेकिन उन सब लोगों को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। भगवान ने उनको दुनिया में ही सज़ा दे दी थी। और इस हादसे के बाद काफ़ी लोगों को यह बात पता चल गई थी कि किसी माँ का दिल दुखाने की बहुत बड़ी सज़ा होती है। इसलिए कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक माँ ही होती है जो हम लोगों की अच्छी बुरी परेशानी को समझ जाती है। बुढ़ापे में अगर हम अपने माता पिता का सहारा नहीं बनते तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। माँ बाप को नाराज़ करने वाला कभी खुश नहीं रहता और उस इंसान से भगवान भी नाराज़ हो जाते हैं। मैं जॉब करती हूँ और अपनी सास का खर्चा खुद उठाती हूँ। हम सास बहू इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत बेफिक्र हैं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।